हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर फोर्स में। तो आज हम हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे आपको याद करना है। अपना माइंडसेट इस तरीके से सेट करना है कि जैसे हमें तुरंत याद ही हो रहा है। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। आपको माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। आज उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक का है या पटवारी का है, उसके अतिरिक्त ये दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के ये जो एंशियंट हिस्ट्री के ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा 30 क्वेश्चन। और पहली बात, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, अपना माइंडसेट इस तरीके से स्कैनिंग टेक्निक से याद करने हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक यानी फसलों का उत्पादन कब करा था। तो ये करा था नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल लगभग 6000 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, मानव इतिहास में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको डिस्कस करूँगा, आपको खाली सुनना है। ठीक है, और स्कैनिंग टेक्निक से अपने माइंड में ये जो लाइन होती है ना, जहाँ ये लाइन लिख रखी है, इसको आप स्कैनिंग टेक्निक से अपने दिमाग में छापना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा। और ये मैंने कहाँ पे याद करा था, ये आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, स्कैनिंग टेक्निक से याद करना है। ठीक है, और इस काल में और कुछ इस काल में अनाज की खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसमें, नवपाषाण काल में। और इस काल में लोगों ने खेती की ज़मीन पर अलग अलग फसलें उगाना शुरू की थी। किसमें, नवपाषाण काल में। इस काल में लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करा था। नवपाषाण काल में ही लोगों ने स्थायी आश्रम बनाना शुरू करा था। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, यानी स्थायी उत्पादक बना था आदमी। अब इतना ध्यान रख लेना, नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक बना, मिट्टी के बर्तन बनाए, और क्या नाम है, स्थायी आवास। यानी पहले लोग जंगल में भटकते थे, या मतलब अदर अदर कहीं भी रह लेते थे, लेकिन कोई उनका स्थायी ठिकाना नहीं था। तो आपको नवपाषाण काल में ये स्थायी आश्रय बनाना शुरू करा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको याद रखना है, दाइमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ठीक है, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बीपी बोर्डीपीआर ने इसकी खोज की थी। किसने, बोर्डीकर ने। वीपी बोर्डीकर ने इसकी खोज की थी। किसकी, महाराष्ट्र में जो है ताम्रपाषाण स्थल दाइमाबाद। दाइमाबाद पूछेगा तो कहाँ पे, हरियाणा। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ भी मिला है यहाँ से। ताम्र रथ यानी पूछ लेगा अगर ताम्र रथ कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता से, तो दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद कहाँ पे पूछेगा तो महाराष्ट्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम्पी, ऑप्शन नंबर बी, हम्पी कर्नाटक में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, कोणार्क कहाँ पे, उड़ीसा। भीमबेटका जो है, ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। भीमबेटका जो है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये पुरापाषाण एक आवासीय स्थल है। यह शैल चित्रों के शैलसरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं या बावली, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पे, सीढ़ीदार कुआं या बावली, अग्रसेन की बावली पूछेगा तो अग्रसेन की बावली कहाँ पे, दिल्ली में हो जाएगी। ठीक है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली नई दिल्ली के कलनॉट पैलेस के पास है। कहाँ पे पूछेगा, सीढ़ीदार कुआं की बावली कहाँ, सीढ़ीदार कुआं की बावली कहाँ पे, तो दिल्ली में। ठीक है, यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, आपको याद रखना है, यह ऐतिहासिक कुआं है जो 60 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देख, पहले सबसे पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर मध्यपाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल में आता है। ठीक है, नवपाषाण काल आता है, जिसमें नवपाषाण काल में मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मनुष्य जो है स्थायी आश्रय जो है, स्थायी आश्रय बनाया था इंसान ने नवपाषाण काल में। ठीक है, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का ही सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। कौन सा, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। ठीक है, आपको याद रखेगा, आप आंख बंद कीजिए और मेरे पास दोहराना है आपको। मानव इतिहास की गतिविधियों का कालक्रम क्या है, सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान
हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियां बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया था? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का प्रयोग किया था। किसकी कांसे की प्रतिमा बनाते थे जो, उसमें ये इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर है ये, और ये किसी भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आपको जो है पढ़ना है, आपको याद करना है, ठीक है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपको जो एक बार पढ़ रहे थे वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में रह ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्तियाँ बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, सुतकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुतकोटदा कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, सुतकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। कच्छ कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से एक जोड़ा किलाबंद है, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहाँ घोड़े की अस्थियाँ के अवशेष मिले हैं। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ पे मिले थे? सुतकोटदा से मिले हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। सुतकोटदा कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और इस गुजरात में स्थित धौलावीरा भी गुजरात में ही, ठीक है। इसकी खोज, धौलावीरा पूछेगा तो गुजरात में। इसकी खोज जो है 1967 में JP जोशी ने की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो देखो, धौलावीरा, अच्छा हाँ, ये पूछा है इसमें गुजरात में नहीं है, पूछा ना। तो ऑप्शन है धौलावीरा भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, ये ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आमरी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हमारा जो है हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है, हड़प्पाकालीन स्थल आमरी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। ये यहाँ पे भारत में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। ये स्थल सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। आमरी से हड़प्पा की पूर्व सभ्यता एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच के संक्रमण युग से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल वो उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। मांडा कहाँ पे पूछेगा तो मांडा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, हुलास जो है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, आलमगीर भी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीबंगा मैंने आपको बताया था, कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा के एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, कालीबंगा राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल बीके थापर। कालीबंगा कहाँ पे? आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए मेरे साथ। कालीबंगा कहाँ पे? बीबी लाल। और कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान। इसकी खोज किसने करी थी? बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। खोज किसने करी थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। कालीबंगा किस नदी के किनारे पूछेगा तो घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है। कालीबंगा का नाम यहाँ मिलने वाली किसके नाम पर पड़ा है? कालीबंगा से काली चूड़ियाँ याद रख लेना, ठीक है। काली चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा था। यहाँ से शिलालेख, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, सिक्के और मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ बाजार भूमि, लकड़ी के कुंड, 7 अग्नि वेदियाँ और जुते हुए खेत के प्रमाण पूछिए। अगर पूछ लेगा जुते हुए खेत के सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो आपको बताना है कालीबंगा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लकड़ी की प्रतिमा किससे बनी थी? ये आपको देखना 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये किससे बनी थी? जो नृत्य करती कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कौन सी, किसकी बनी हुई थी? कहाँ से की बनी हुई थी, ठीक है। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक, ये लॉस्ट वैक्स तकनीक आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है, ठीक है। यह मूर्ति को पुरातात्विक अर्नेस्ट मै के द्वारा 1926 में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में खोदाई करके निकाला गया था, ठीक है। इस मूर्ति की विस्तृत नक्काशी, आभूषण तथा मुद्रा, धातु विज्ञान तथा परिष्कृत सामाजिक प्रथाओं के विकास के प्रमाण देती है। इसको छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो यह आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राखीगढ़ी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कहाँ पे? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे पूछेगा तो राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। राखीगढ़ी खुदाई के दौरान कांसा, जल निकासी की प्रणाली और मार्ग और बारिश का पानी इकट्ठा करने का विशाल स्थान भी मिला है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ये देखिए आ गया, राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13,
धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? ये क्वेश्चन आया तो है, देखो 2023 में ही पूछा गया, तो ये आ भी सकता है, कोई पता नहीं। तो कहाँ कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, कच्छ जिले में, आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, तो उसका सही आंसर 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। एक पहला भाग था जो राजा या शासक का महल तो होता था, ठीक है। दूसरा भाग जो था इसमें अन्य अधिकारी रहते थे, और तीसरा 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 भाग जो था जिसमें आम शहर रहते थे। ऐसा ही तो होता है, जैसे आपको ध्यान रख लेना, ठीक है, सभी में ऐसा होता है। पहले राजाओं के लिए, फिर उनके अधिकारियों के लिए, फिर तीसरा जो होता है वो आम जनता के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्नलिखित में से हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगी थी, किस में लगी थी? आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता को जो सबसे बड़ी इमारत जो है, वो सबसे बड़ा जो वो मिला है उसमें बृहद स्नानागार है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। इसमें जो है चारकोल की परत बनाई गई थी डामर से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार जो मिला था, इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए पतली परत बनाई गई थी, किसकी? डामर की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो कौन सा पशु देखा जाता है? तो आपने मूवी भी देखी होगी, एक मोहनजोदड़ो आई थी, उसमें जो मुद्रा दिखाई गई उसमें एक बैल का है, बैल, कुबड़ वाला बैल दिखाया गया, ठीक है, तो आपको उससे याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि के पशुओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा 1921 में, किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 हमारा, हड़प्पा के और एक्स्ट्रा फैक्ट याद करेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, ठीक है। हड़प्पा की 1921 में गिरी थी, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। आप चीज़ को इसको याद रखना है, जगह अगर कभी भी पूछता है ना सिंधु घाटी सभ्यता के कि इस कौन सी नदी के किनारे है, तो जिसके पीछे दड़ो लगा रहेगा ना, वो जो है सिंधु नदी के तट पर हो जाएगी, पाकिस्तान में हो जाएंगे, ठीक है। दड़ो लगा रहेगा तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। लोथल पूछेगा, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, और इसकी खोज जो है 1954 में SR राव ने की थी, ठीक है। लोथल और सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था, मैंने आपको बताया था, लोथल जो है इनका महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से हमारी काली चूड़ियाँ मिली थी, धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, तो धौलावीरा से ही जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी जो लोथल है, ये लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। एक्स्ट्रा फैक्ट याद करेंगे, धौलावीरा गुजरात में। कोट दीजी इससे जो है इस स्थल से कांसे के चपटे के फलक की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। कोट दीजी से याद रख लेना, कुल्हाड़ी के साक्ष्य, को से कुल्हाड़ी याद रख लेना, कोट दीजी से कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले, को से कुल्हाड़ी और को से कोट दीजी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लोथल से युगल समाधियाँ मिली हैं, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? ठीक है, ये सिंधी भाषा का है, ठीक है, सिंधी भाषा का अर्थ में मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। एक्स्ट्रा फैक्ट, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति जो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो जो कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध राज्य में। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित? लोथल कहाँ, मैंने बताया था, गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में है। लोथल को हड़प्पा का सभ्यता का डॉकयार्ड कहा जाता है। लोथल डॉकयार्ड मतलब वही बंदरगाह जो बोलते हैं वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, किसका प्रयोग किया गया था? तप्त मिट्टी की ईंटें। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत ही अच्छी किस्म की जो है शहर था, इसमें जो है इतनी पहले जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान हड़प्पा शहर जो है पाकिस्तान देश के पंजाब में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21,
उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है गाय का, क्योंकि गाय को जो अधन्य कहा गया है ना, इसलिए ना मारने वाला, इसके अगर तुम कोई दुख पहुंचाते हो तो उसमें उत्तर वैदिक काल में जो है मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया था। प्रारंभिक काल में वैदिक काल के दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो था पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। उस समय का समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, कौन सा वर्ण जो है 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो सबसे पहले हो जाएगा ब्राह्मण आ जाते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के तहत 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो थे वेदों का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय जो है वो युद्ध लड़ते थे, वैश्य जो होते हैं वो खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे, मवेशियों की देखभाल करते थे, शूद्र जो थे वो 3 अन्य वर्णों की सेवा करते थे। यानी सबसे नीचे जो होता था वो शूद्र वर्ग होता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, सामवेद को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सामवेद यानी सा से सामवेद और सा से संगीत और कला। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। सा से सामवेद और सा से संगीत का उल्लेख है। ठीक है, इसमें भारतीय परंपरा में कुल 4 वर्ण है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको मन में दोहराना है। ठीक है, नोट्स नहीं बनाने हैं आपको याद करना है। ठीक है, इन वेदों का केंद्रीय विषय निम्न है। ठीक है, क्या क्या केंद्रीय विषय था इनका? ये आप ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान की विधि, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद औषधि। आपको दूसरे तरीके से याद कर सकता हूँ। देखिए, ऋग्वेद सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद में इसमें ईश्वर की महिमा का उल्लेख किया गया था। और यजुर्वेद, या से यजुर्वेद, या से यज्ञ और बलिदान विधि का किस में वर्णन है? वो यजुर्वेद में। सामवेद में किसका? सा से सामवेद, सा से संगीत का याद रखना है। अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है। ठीक है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूत्र का प्रयोग किया गया था? जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें किसका प्रयोग किया गया था? ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? वर्ण व्यवस्था थी, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद काल में भारतीय समाज में 3 वर्णों में विभाजित किया गया था। मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन से 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के मंडल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जो है शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान आधार पर ही सही ठहराने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने के रूप में जाना जाता था? यानी सब किलों को तोड़ने वाले के रूप में किसे जाना जाता था? इंद्र को। किलों को तोड़ने वाला कौन से देव थे? कौन थे? इंद्रदेव। इंद्रदेव को ऋग में किलों को तोड़ने वाला देवता माना गया। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किसे कहा जाता है? स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद यानी सबसे बाद का वेद जो था, मैंने आपको बताया था अथर्ववेद। इसमें अथर्ववेद, ठीक है, इसमें क्या है? जड़ी बूटियों या औषधियों का वर्णन जो किस में मिलता है? अथर्ववेद में। मैंने आपको बताए थे वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है? क्वेश्चन पूछा है था बीपीएससी में, पिछली बार आया था। निम्नलिखित में से किसे वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है? तो अगर पूछ लेगा तो इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो वेद त्रय में शामिल कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा और सामवेद हो जाएगा। आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेद जो है प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेद जो है प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं।
चारों वेदों का अथर्ववेद जो सबसे नवीन सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यहाँ से यज्ञ, यहाँ से यजुर्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन, सामवेद जो है 4 वेदों का आकार दृष्टि सबसे छोटा पूछेगा तो सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। 27 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़ा के बलिदान से संबंधित है। तो ये आपको बताना है। जो पहले लोग, जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, वो अश्वमेध यज्ञ कराते थे, तो इसमें जो है घोड़ा का बलिदान दिया जाता था। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ जो है अश्व, हम विलोम शब्द पर्यायवाची में भी पढ़ते हैं। ठीक है। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली थी। वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 ईस्वी तक था। ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से भी पहले की है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, भारत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में, कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। मगध का राजा कौन था? बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था। ठीक है। मगध के बाद जो है राजा अजातशत्रु ने राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया था। मगध एक प्राचीन और राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वीडियो हम लंबी हो जाएगी। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। मैं आपके लिए रोज़ 30 से 50 क्वेश्चन रोज़ आपको रिवाइज़ करूँगा। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। ठीक है। आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में भी आपको 2-3 बार कम से कम सारी किताबें पढ़नी है। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो में अपना माइंडसेट ये करना पड़ेगा कि मैं जो भी देखता हूँ मैं स्कैनिंग टेक्स्टिंग से मुझे याद होता है। ठीक है। सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मुझे जो पढ़ता हूँ मैं, वो मुझे याद हो जाता है। ठीक है। जो मैं पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको अपने आप को अपना माइंड बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी कहाँ थी। उज्जैन की राजधानी कहाँ थी तो आपको बताना है। ठीक है। तो इसका कमेंट में आंसर आप दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है समझ लिया होगा। ठीक है। तो आज हम आप अपनी क्लास जो है यहीं तक रखेंगे। अब कल हमारी जो है 30 क्वेश्चन अगर हो सकेगा तो मैं ये एंशिएंट हिस्ट्री की करा दूंगा, ये इससे अगले की जो है क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।